कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था? मतलब सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी बाहरी सरहदें तो पक्की हैं, पर अंदर की लकीरें वो तो जैसे रेत पर खींची गई हों, लगातार बदलती रहती हैं। तो आज हम इसी बेहद दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर कैसे भारत के अंदर के राज्यों की सीमाएं बनी, मिटी और फिर से खींची गई। अच्छा, इस पूरी कहानी की जो चाबी है ना, वो हमारे संविधान के एक बहुत ही अनोखे फ्रेज में छिपी है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है कि भाई भारत एक देश के तौर पर हमेशा एक रहेगा। वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर जो राज्य हैं, हाँ, वो विनाशी हैं। मतलब उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, यहां तक कि पुराने राज्य को खत्म भी किया जा सकता है। और यही वो एक पावरफुल आइडिया है जो भारत के नक्शे को हमेशा बदलता आया है। और देखिए, यही मॉडल हमें अमेरिका जैसे देशों से एकदम अलग बनाता है। वहां का सिस्टम है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब न तो देश टूट सकता है और न ही किसी राज्य की सीमा उसकी मर्जी के बिना बदली जा सकती है। लेकिन भारत में यहां सारी शक्ति, मतलब फाइनल पावर, संसद के हाथ में है। और बस यही वो शक्ति है जो भारत के नक्शे को लगातार एक नया आकार देती रहती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं हमारे आज के सफर पर। हम शुरुआत करेंगे भारत की इस अनोखी राज्य संरचना को समझने से, फिर देखेंगे आज़ादी के वक्त की चुनौतियां, इसके बाद आएगी वो महान भाषाई बहस, फिर 1956 का वो बड़ा फेरबदल, और फिर देखेंगे कि ये नक्शा आज भी कैसे बदल रहा है, और आखिर में कल का नक्शा कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि संसद को ये इतनी बड़ी असाधारण शक्ति आखिर मिलती कहां से है। तो ये सारी शक्ति सीधे सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 से आती है। यह आर्टिकल संसद को किसी भी राज्य का एरिया बढ़ाने, घटाने, उसकी बाउंड्री बदलने, यहां तक कि उसका नाम बदलने तक की पूरी ताकत देता है। और सबसे कमाल की बात, ये सब करने के लिए किसी खास बहुमत की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हुए कानून से ये सब हो सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना पावरफुल टूल है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1947। देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने चुनौती कितनी बड़ी और कितनी बिखरी हुई थी। देखिए, 1947 में आजादी के वक्त भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बिखरे हुए जिग्जॉ पजल की तरह था। एक तरफ थे ब्रिटिश इंडिया के प्रांत जिन पर सीधा अंग्रेजों का राज था, और दूसरी तरफ थी 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें जहां राजा महाराजाओं का शासन था। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाना था। काम आसान नहीं था। इन 552 रियासतों को एक साथ लाना वाकई एक ऐतिहासिक काम था। ज्यादातर मतलब 549 रियासतें तो शांति से भारत में शामिल हो गईं, लेकिन 3 थी जिन्होंने शुरू में मना कर दिया: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद में पुलिस एक्शन लेना पड़ा, जूनागढ़ में लोगों से वोटिंग यानी जनमत संग्रह कराया गया, और कश्मीर का विलय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए हुआ। मतलब ये पूरा प्रोसेस काफी ड्रामा और मुश्किलों से भरा था। अच्छा, सब जुड़ तो गया, पर उसके बाद भी 1950 में जो नक्शा बना वो बड़ा कंफ्यूजिंग था। राज्यों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये सिस्टम ना सिर्फ समझने में मुश्किल था, बल्कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। तो ये तो तय था कि इस नक्शे को बदलना पड़ेगा, इसे और आसान बनाना पड़ेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस सबसे बड़ी ताकत की जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो ताकत थी भाषा। देश के अलग अलग हिस्सों से ये आवाज उठने लगी कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए। और बस इसी मांग ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। शुरू में देश के बड़े नेता जैसे नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अभी अभी तो देश एक हुआ है, कहीं भाषा के नाम पर फिर से न बढ़ जाए। इसीलिए पहले धर कमीशन और फिर जेवीपी कमेटी, दोनों ने ही इस आइडिया को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा से ज्यादा जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत है। लेकिन लोगों का जज्बा बहुत मजबूत था, खासकर तेलुगु बोलने वाले लोगों का। वो अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे। और फिर एक गांधीवादी कार्यकर्ता पुट्टी श्री रामुलु इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने आग में घी का काम किया। पूरे इलाके में दंगे भड़क गए और आखिर में सरकार को झुकना ही पड़ा। अक्टूबर 1953 में
आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। आंध्र के बनने से एक तरह से रास्ता खुल गया। अब देश भर से ऐसी ही मांगे उठने लगी। सरकार को भी समझ आ गया कि अब छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा, एक बड़ा और पक्का समाधान निकालना ही होगा। तो इसी के जवाब में 1953 में बनाया गया फजल अली कमीशन। इस कमीशन ने एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता सुझाया। उन्होंने माना कि हाँ, भाषा एक जरूरी फैक्टर है, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि किसी भी राज्य को बनाने से पहले हमें देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के बारे में भी सोचना होगा। ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। और इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आया 1956 का वो ऐतिहासिक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक कानून ने भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इसके तहत बनाए गए 14 राज्य और साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेश। वो जो पुराना पार्ट ए, बी, सी, डी वाला कंफ्यूजन था, वो सब खत्म और उसकी जगह भारत का एक ज्यादा साफ और लॉजिकल नक्शा सामने आया, जो आज भी हमारे देश का आधार है। पर रुकिए, कहानी 1956 में खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। वो जो विनाशी राज्यों वाला सिद्धांत था, वो अब असलियत में काम कर रहा था और भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा। चलिए जरा तेजी से देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। 1960 में बॉम्बे राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बना। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। फिर 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में बड़ी हलचल हुई और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य बने। और 1975 में सिक्किम ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत का 22वां राज्य बनने का फैसला किया। ये सिलसिला रुका नहीं। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा मिला। और फिर आया साल 2000। इस बार भाषा नहीं, बल्कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और विकास के लिए 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से कटकर बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। 21वीं सदी में भी ये बदलाव जारी रहा। 2014 में एक लंबे संघर्ष के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और फिर 2019 में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो ये सारी घटनाएं हमें आज तक ले आती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आज भी देश के कई कोनों से नए राज्यों की मांग उठती रहती है। पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड की मांग, असम से बोडोलैंड, महाराष्ट्र से विदर्भ की मांग, ये सब हमें याद दिलाता है कि भारत के नक्शे के विकास की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिस तरह से हमारा नक्शा लगातार बदलता आया है और आज भी छोटे राज्यों और बेहतर शासन की मांगें उठ रही हैं, तो क्या अब भारत को एक और बड़े स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे बड़े पुनर्गठन की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले कल का नक्शा तय करेगा।